हाय गाइस, वेलकम टू नॉलेज लैब। माई सेल्फ पूजा और नॉलेज लैब पे आप सभी का स्वागत है। मैं इतने दिनों तक आई थिंक मोर देन 1 ईयर मैं जो है कि वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। मैं एक्चुअली कंटिन्यू नहीं कर पाई, सो सॉरी फॉर दैट। एंड एक्चुअली चीज़ें कुछ ऐसी हो रही थी कि मैं वीडियो बना नहीं पा रही थी। वो उसका रीज़न, एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि ये जो बुक है वो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है और इसकी हार्ड कॉपी मेरे पास है। तो उसको टाइप करने में और सॉफ्ट कॉपी बनाने में काफ़ी वक्त लगा। तो दिस टाइम आई अश्योर यू कि मैं पूरी बुक जो है कि एक्सप्लेन करूँगी और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट आवर स्टडी। हम जो है कि पढ़ रहे थे कि मैंने जूलॉजी का एक चैप्टर कंप्लीट किया था जो कि रमेश गुप्ता की बुक से थी, और मैं जो है कि बॉटनी पढ़ा रही थी। बॉटनी में एमपी कौशिक की बुक मैं एक्सप्लेन कर रही थी, जिसमें आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया था। सेकंड चैप्टर के कुछ पैराग्राफ्स मैंने एक्सप्लेन किए थे। तो हम क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है तो हम सेकंड चैप्टर से ही फिर से स्टडी कंटिन्यू करेंगे। वो मैं थोड़ा उसका ओवरव्यू बता दूँ जितना मैंने आपको पढ़ाया था। तो हम पढ़ रहे थे सेल के बारे में, यानी कि सेल क्या है, ये हमारी बॉडी में कैसे टेक पार्ट करता है, हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो उसको कैसे बनाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने डिस्कस की थी। उसका थोड़ा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो मैंने आपको सेल के बारे में बताया था कि सेल जो है वो हमारी बॉडी, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी को बनाने का काम करती है। यानी कि ये बेसिक यूनिट होती है। और वो बेसिक यूनिट क्या होती है, वो स्ट्रक्चरल होती है और फंक्शनल भी होती है। यानी कि हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं, जो भी स्ट्रक्चर होता है, वो जो है कि सेल के द्वारा ही होता है, या फिर सेल में मौजूद जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं या फिर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके थ्रू कंप्लीट होता है। तो मैंने आपको बताया था द सेल इज़ ए सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी ऑफ मॉलिक्यूलर पॉपुलेशन इन डायनेमिक इंटरेक्शन। यानी कि क्या होता है, एक डायनेमिक इंटरेक्शन होता है, जो उनके बीच का इंटरेक्शन होता है वो परिवर्तनशील होता है। वो परिवर्तनशील कैसे होता है, क्या होता है, उसके आगे इसके बारे में हम आगे जानेंगे। इट हैज़ अ मॉर्फोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन। मॉर्फोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये हुआ कि हमारी जो बॉडी वह रूप में दिखती है, और हमारे बॉडी के अंदर जो भी फंक्शंस होते हैं, फिर चाहे वो बॉडी के निर्माण में यानी कि सेल के निर्माण में हो, या फिर हमारी बॉडी में जो हम सांस लेते हैं, रिस्पायरेशन की हो, न्यूट्रिशन की हो, या फिर रिप्रोडक्शन की हो, जितनी भी क्रियाएं होती हैं, या फिज़िकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि हमारी बॉडी कैसे बनी है, इन सब को इनेबल करता है, एसिमिलेट करता है, ग्रो करता है और रिप्रोड्यूस करता है। यानी कि जो सेल होता है, विदाउट एनी सेल द ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव। अब इसके कुछ अपवाद के बारे में भी मैंने बताया था, जिसमें आपको मैंने बताया था वायरस के बारे में। वायरस एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, जिसका ये जब दूसरे ऑर्गेनिज्म के टच में आता है तब ये अपने अस्तित्व को प्राप्त करता है, और उसी ऑर्गेनिज्म का जो सिस्टम होता है, बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो सिस्टम होता है, उसको कैप्चर कर लेता है और अपने अस्तित्व में आ जाता है। फिर वो रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। तो हमारे जो सेल है, यानी कि हमारी जो बॉडी है, वो किससे बनी होती है, वो सेल से बनी होती है। और इसी सेल में हमारे जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज़ होती हैं, जितनी भी हमारी जितना भी हमारा फंक्शन होता है, आई मीन हम कह सकते हैं जो भी हमारे सिस्टम हैं, आपको मैंने बताया था कई तरीके के सिस्टम हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। उन सब को कहाँ पे कंप्लीट कराया जाता है, वो सेल में ही कंप्लीट कराया जाता है। तो मैंने आपको बताया था रॉबर्ट हुक के बारे में। तो आपको याद होगा कि रॉबर्ट हुक कौन थे। ठीक है, रॉबर्ट हुक ही वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमको बताया था सेल के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल। यानी कि कोई सेल, कोई ऐसी चीज़ जो होती है जो हमारे बॉडी का निर्माण करती है, वो उसके बारे में सबसे पहले हमें किसने बताया था, रॉबर्ट हुक ने बताया था। रॉबर्ट हुक ने कैसे इसको बताया था, इन्होंने एक बोतल की कॉर्क की एक पतली परत का अध्ययन किया था, जो किस प्रकार की थी, वो मधुमक्खी के छत्ते की जैसी थी। ठीक है, उसी मधुमक्खी के छत्ते में जैसे कोष्ठ होते हैं, उसी प्रकार के कोष्ठ इन्होंने देखे और उन्होंने सेल नाम दिया। इसको उन्होंने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में जो है कि छपवाया था, और हमें पता चला था इसके बारे में। तो रॉबर्ट हुक ने जो है कि सेल शब्द का प्रयोग किया था इन्हीं कोशाभित्तियों को देख करके। बाद में इसका जो है कि उन्होंने जो ये सब कुछ स्टडी किया था,
उन्होंने स्टडी किया था वो निर्जीव यानी कि किसी भी लिविंग सेल में इन्होंने ये अध्ययन नहीं किया था, उन्होंने बोतल की कॉर्क की एक पतली परत का अध्ययन किया था। बट जो एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक हैं जिन्होंने 1674 में इन्होंने जीवित कोशिका में सर्वप्रथम इसका अध्ययन किया। तो एक साइंटिस्ट हैं तदोरोचित जिन्होंने 1824 में कोशावाद का विचार प्रस्तुत किया था, लेकिन इनके जो है कि काम को इतना किसी ने ध्यान नहीं दिया और इतना अच्छे से ये बता नहीं पाए या फिर क्या रीज़न था। बट स्लाइडेन और जो है कि सैकवान ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोशावाद के सिद्धांत को दिया 1839 में। इन्होंने कोशावाद के सिद्धांत को दिया और हमें बताया कि कोशावाद होता क्या है। ठीक है, तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है वो होती है सेल। बाद में परकिंजे नामक साइंटिस्ट एक थे जिन्होंने बताया था, परकिंजे नामक साइंटिस्ट इन्होंने जीवित पदार्थ को जीवद्रव्य का नाम दिया था। ठीक है, यानी कि हमारा जो सेल है उसमें एक पदार्थ पाया जाता है, उसको उन्होंने क्या कहा, जीवद्रव्य का। यही जो जीवद्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म होता है वही हमारी बॉडी में सबसे मेन रोल प्ले करता है। तो उन्होंने ये सब कहाँ देखा था, उन्होंने ऊतकों का अध्ययन किया, उसके आधार पर इन्होंने बताया हमको। परकिंजे यानी कि वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमको प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया। फिर पौधों व जंतुओं के ऊतकों के अध्ययन के आधार पर 1858 में यानी कि 1858 में विर्चो ने कोसा के अनेकों नियम दिए, और वो अनेकों नियम ऐसे अनोखे नियम थे जिन्होंने लिविंग मैटर के बारे में हमको बताया। कोसा विभाजन होता है और सभी नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोसा से बनती हैं, यानी कि ओमनिस सेलुला एसुल्ली। इसे कोशा की वंश परंपरा का नियम कहा गया है, यानी कि लॉ ऑफ सेल लीनिएज। कोशावाद पारंपरिक अर्थों में कोई सिद्धांत नहीं वरन एक तथ्य, यानी कि ये एक फैक्ट है। ठीक है, तो कोशावाद का जो अपवाद है, क्या सभी जीवों की संरचना, अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि वायरस ही ऐसा मतलब एक जीव है जिसमें कोशा नहीं होती है। ठीक है, इसको हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं। जो इनकी आंतरिक रचना होती है दूसरी सभी कोशिकाओं से भिन्न होती है। ठीक है, विषाणु आइसोलेटेड अवस्था में नहीं पाए जाते, यानी कि इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। ये जो है कि संक्रामक परजीवी होते हैं, यानी कि ये रोगों का कारण बनते हैं। यानी कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, संक्रामक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें से ही एक वायरस भी होता है जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। जब ये किसी बॉडी के टच में आता है तब ये अपने जो है कि ये कह सकते हैं कि वंश को आगे बढ़ाता है और बहुत सारे नंबर में ये रिप्रोड्यूस कर लेता है अपने आप को। ठीक है, तो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म दैट हैव नॉट रीच्ड अ सेलुलर साउंड, दैट मीन्स कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत ही प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव का मतलब आप समझ सकते हैं। प्रिमिटिव का मतलब ये होता है जब कोई भी जीव इस पृथ्वी पर नहीं था तो सबसे पहले क्या वायरस और बैक्टीरिया ही इस पृथ्वी पर आए थे, तो इस वजह से प्रिमिटिव मतलब पुराना, जो आद्य हो। ठीक है, तो ये ऐसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है जो सेल तक नहीं पहुंच पाए, यानी कि इनमें जो इवोल्यूशन हुआ तो वो सेल तक अपनी बॉडी को पहुंचा नहीं पाए या फिर पहुंच नहीं पाए। तो वायरस ही ऐसा एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें कोई भी सेल नहीं होता है, यानी कि इनके जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर नहीं होता है। मैंने आपको कोशा सिद्धांत के बारे में भी बताया था, जिसमें मैं 3 पॉइंट्स बहुत ही मेन हैं जिनको समझना बहुत ही ज़रूरी था। अब वो पॉइंट्स क्या हैं वो हम अभी देखते हैं। पहला पॉइंट ये था कि सभी जीवों का शरीर एक अथवा अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है। दैट मीन्स कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर देन सेल्स, यानी कि जितने भी हमारे पृथ्वी पर या फिर यूनिवर्स में हम कह सकते हैं जितने भी जीव हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, वो एक अथवा अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। यानी कि जो जीव होते हैं वो यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं। हमारी पृथ्वी पर कई सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो यूनिसेलुलर भी होते हैं। सेकंड पॉइंट आपका है, कोशा जीव के शरीर में कार्य की मूलभूत इकाई है और जीवन संबंधी सभी क्रियाएं कोशा में ही संपन्न होती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो हमारी बॉडी होती है या फिर जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है वो किससे मिलके बनी होती है, वो मिलके बनी होती है सेल से। यानी कि सेल में ही वो सारी क्रियाएं होती हैं, यानी कि वो वाइटल एक्टिविटीज़ होती हैं जो बॉडी को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती हैं।
तीसरा पॉइंट है सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती जीवित कोशिकाओं से बनी होती है, यानी कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो सेल है उसका निर्माण कैसे होता है, पहले से मौजूद उसी सेल से सेल का निर्माण होता है। यानी कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसमें जब इवोल्यूशन हुआ तो वो बाइसेलुलर या फिर हम कह सकते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के रूप में आगे बनते चले गए। जो प्रत्येक जीवधारी होता है वो अपना जीवन एक कोशिका से आरंभ करता है। यदि वह इसी प्रकार से अपना जीवन चलाता रहता है तो उसे एक कोशिकी यानी कि यूनिसेलुलर कहते हैं। तो जो यूनिसेलुलर जीव होता है वो कैसा होता है, वो होता है उसकी जो बॉडी होती है वो एक ही सेल से, यानी कि उसका जो बर्थ होता है फिर उस बर्थ से लेके डेथ तक उसकी जो बॉडी होती है वो एक ही सेल से बनी होती है, उसमें कोई भी ग्रोथ नहीं होता है। यानी कि वो डेवलप करके या फिर ग्रोथ करके वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं बदलते हैं, वो यूनिसेलुलर ही होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके हैं ईस्ट, डायटम्स, जीवाणु आदि। परंतु अधिकतर पौधों में यह कोशिका विभाजन करती है और ये बहुकोशिकीय ऑर्गेनिज्म के रूप में आगे बनते हैं। तो जितने भी एनिमल होते हैं, प्लांट होते हैं, ये सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनते हैं। जैसे हम और आप हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स हैं, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम जो जीवों का यानी कि लिविंग बींग्स का जो इवोल्यूशन हुआ है, कैसे यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में वो चेंज हो गए, इन सबको भी हम आगे पढ़ेंगे एवोल्यूशन चैप्टर में। तो कोशिकाएं एक आवश्यक जीवित पदार्थ यानी कि जीव द्रव्य से बनी होती है, जिसका मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जिसका जिक्र किसने किया था, पुरकिंजे ने किया था। पुरकिंजे ही वो साइंटिस्ट है जिन्होंने हमको बहुत डिटेल में बताया था कि जीव द्रव्य होता क्या है। ठीक है, तो पौधे में जीव द्रव्य एक निर्जीव कोशा भित्ति से घिरा होता है। पौधों में क्या होता है कि जो हमारा जीव द्रव्य होता है यानी कि प्रोटोप्लाज्म होता है, एक निर्जीव कोशा भित्ति यानी कि सेल वॉल से घिरा होता है, परंतु जंतुओं में ये सेल वॉल नहीं पाया जाता है। ठीक है, और कोशा भित्ति में अति सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनके द्वारा धागे के रूप में जीवद्रव्य एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ता है, और इस जोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। यानी कि जब हम बात करेंगे सेल वॉल की, सेल वॉल किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है प्लांट में पाया जाता है और एनिमल में नहीं पाया जाता है। और ये जो सेल वॉल होते हैं वो कैसे होते हैं, ये निर्जीव होते हैं। जो कोशिका भित्ति होती है वो क्या होती है, वो निर्जीव होती है। उससे ही हमारा जो प्रोटोप्लाज्म होता है यानी कि जो पौधे का प्रोटोप्लाज्म होता है वो सेल वॉल से घिरा रहता है। अब क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति में अति सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनके द्वारा यह धागे के रूप में एक कोशिका से दूसरी कोशिका से अटैच्ड होता है, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। तो आधुनिक खोजों के आधार पर कोशा जीव द्रव्य की एक छोटी बूंद नहीं बल्कि एक पूर्ण विकसित आणविक फैक्ट्री है। क्यों? क्योंकि प्रोटोप्लाज्म को ही हम जीव कह सकते हैं। प्रोटोप्लाज्म से ही हमारे जीवन की जो है कि किसी भी जीव की स्टार्ट होती है या फिर शुरुआत होती है, वो अपने अस्तित्व में आता है। तो वो किसके कारण, वो कारण होता है उसका जीव द्रव्य, यानी कि जीव द्रव्य से ही जीवन होता है। इसी वजह से हम कोशा को, ये होता तो बहुत छोटा होता है लेकिन इसे हम छोटी बूंद नहीं कह सकते, इसे हम पूर्ण विकसित आणविक फैक्ट्री कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटोप्लाज्म में ही सारी क्रियाएं होती हैं। अब जो प्रोटोप्लाज्म वो पाया किस में जाता है, वो पाया जाता है सेल में। ये है आपका एक प्लांट सेल जिसके बारे में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अभी कुछ और चीज़ें हैं जिसको हमें पहले जान लेना बहुत ही ज़रूरी होगा। तो जो कोशिकाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, ये होती हैं 2 प्रकार की, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो प्रोकैरियोटिक क्या कोशिकाएं होती हैं और यूकैरियोटिक क्या कोशिकाएं होती हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। लेकिन क्योंकि आज मैंने अभी ये वीडियो स्टार्ट किया है तो बहुत लंबा इसको नहीं खींचूँगी, और थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ेंगे और डेली पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर।